नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान विषय के 7वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैं आपको 6 विज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं और 5 आपके मैथ के और 5 सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व करा दिए गए हैं। तो इन सबको जाकर आप देख सकते हैं। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक वहाँ पर डला हुआ है। तो वहाँ पर तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनको जाकर आप देख सकते हैं। इसके पहले जो आपको टॉपिक वाइज थ्योरी के वीडियो मिल रहे थे, उस पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि सर थ्योरी की जगह आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराएं, जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा समय लग जाता है और एग्जाम की डेट जारी हो चुकी है। एग्जाम को ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आज से आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आगे कंटिन्यू किए जाएंगे, जो पहले आपके अपलोड किए जा रहे थे। और जो वीडियो आपको नोट्स के माध्यम से थ्योरी के रूप में मिल रहे थे, अब वो सिर्फ आपके पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको समय मिलता है तो एप्लीकेशन पर जाकर आप वहाँ पर थ्योरी देख लेना, वहाँ पर पीडीएफ आपकी लगातार अपलोड होती जाएंगी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं। सांदीपनी एकेडमी हटा के नाम से एप्लीकेशन है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी आप लोग के लिए एक स्पेशल ऑफर रखा गया है टेस्ट सीरीज पर, फ्लैट 25% का डिस्काउंट है। अगर आप लोग एमपीटेट 25 कोड अप्लाई करते हैं तो आप लोग को फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा और काफ़ी कम प्राइस में अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 10 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, तो उन सबको जाकर आप देख सकते हैं। सिर्फ अगर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पर जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आज से हम यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों से प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आज के 7वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट को लगाएंगे। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, या फिर ऊष्मीय का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, तो सी वाला इसका आंसर होगा। आगे आप देखें, किसी संकाय की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी संकाय पर काम करने या उसके द्वारा काम कराकर ही उसकी ऊर्जा को बदला जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा वह राशि है जो संरक्षित है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोषम या फिर निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं। आगे देखें, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर ना बनकर इसके सम्मुख आगे किसी बिंदु पर बन जाता है, इसलिए इनको दूर की वस्तु सही से दिखाई नहीं देती है। आगे आप देखें। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम या फिर ओम का नियम। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले नियम से कौन सा संबंधित है? यहाँ पर कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आप देखें, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम भौतिक विज्ञान का एक नियम है जो स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज कणों के बीच लगता है। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, शिकार परभक्षियों या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किन परिघटनाओं का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण, ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदनों का बनना या फिर ध्वनि का प्रकीर्णन। तो ये किसका उपयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ये वाला इसका आंसर होगा। आगे आप देखें, प्रतिध्वनि का निर्धारण इकोलोकेशन कहते हैं या फिर बायोसोनार कुछ जीव प्रजातियों द्वारा भ्रमण अथवा शिकार के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है, जिसमें जीव आवाज उत्पन्न करता है और उसकी प्रतिध्वनि सुनकर चीजों की स्थिति का निर्धारण करता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे आप देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इनमें से कौन सी घटना से प्रूव किया गया था? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या फिर अपवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या है? ध्रुवीकरण से इसको प्रूव किया गया था, तो सी वाला इसका आंसर होगा। आगे आप देखें, ध्रुवीय विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक अस्पष्ट या फिर मिश्रित ध्रुवीकरण वाले किरणपुंज को एक सुस्पष्ट किरणपुंज में परावर्तित करने वाली युक्ति है। ध्रुवीकरण फिल्टर, फोटोग्राफी और द्रव क्रिस्टल पारदर्शी प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 जूल,
4.2 इंटू 10 की पावर 2 जूल, 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल, या फिर 4.2 इंटू 10 की पावर 4 जूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा किसके बराबर होती है? 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल के। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे आप देखें, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा का मान 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल के बराबर होता है। यह मान कैलोरी से जूल में ऊष्मा ऊर्जा को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्प्रेरक क्या काम करता है? इसका काम होता है रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित करना। तो सी वाला इसका आंसर होगा। आगे आप देखें, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अपनी बहुत कम मात्रा में उपस्थित होने से ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। तो ये वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है, और स्वयं में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्रिक का नियम किसने दिया था? डोवेरेनर, लूथर मेयर, मेंडलीव, या फिर न्यूलैंड्स। ये किसने दिया था? डोवेरेनर ने। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे आप देखें, त्रिक का नियम या फिर डोवेराइनर का इसको नियम भी कहा जाता है। डोवेराइनर का त्रिक नियम एक रासायनिक सिद्धांत है जो कहता है कि तत्वों का परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर समान गुणों वाले किसी भी 3 तत्वों त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे द्रव्य के परमाणु द्रव्यमान के अंकगणितीय माध्य के लगभग बराबर होता है। माध्य आपका औसत होता है, इसको आप ध्यान रखें। तो इसे क्या कहते हैं? त्रिक का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अवकरण, ऑक्सीकरण, उत्प्रेरक, या फिर अभिप्रेरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात की जा रही है, तो इस प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या फिर आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या फिर निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लवन का नियम सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, या फिर आर्किमिडीज। तो प्लवन के नियम की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। डी वाला इसका आंसर होगा। आगे आप देखें, इसे लॉ ऑफ फ्लोटिंग भी कहा जाता है। प्लवन के नियम को सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो इस नियम को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 परमाणुओं के समस्थानिकों को कहा जाता है यदि उनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हो, उनके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का गुणनफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियां भिन्न हो, तो परमाणुओं के समस्थानिक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी वाला। उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। आगे चलते हैं। आगे आप देखें, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं अस्थियों में, रुधिर में, उपास्थि में, या फिर लसिका में। तो ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके अस्थियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रुधिर और उपास्थिति में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट आपकी उपास्थिति में, तथा थ्रोम्बोसाइट आपके रुधिर में पाए जाते हैं। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो आप लोग टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं दुकान से, कैप्सूल में आपने देखा होगा ऊपर एक पन्नी टाइप की परत होती है, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, अंडे के छिलके की, स्टार्च की, या फिर सेल्यूलोज की। तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। आगे आप देखें, मुलायम जेल कैप्सूल का आवरण स्टार्च और कठोर जेल कैप्सूल का आवरण सेल्यूलोज का बना होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, या फिर सेल्यूलोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट एक प्रमुख अंग होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध हों। प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 6, 10 या 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
8 अस्थियां होती हैं। अब ये 8 कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर इनके नाम भी आप देख सकते हैं। ये तमाम नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चप्पल की आकृति का जंतु है अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा या फिर जियार्डिया। तो चप्पल की आकृति का कौन सा जंतु होता है? पैरामीशियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे आप देखें, पैरामीशियम एक जलीय प्राणी है जो चप्पल के आकार का होता है। इसमें युग्मक केंद्र के संयोजन के बगैर केंद्रक का पुनर्निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को अंतः मिश्रण कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समजात अंग होते हैं जो रचना में समान हो, कार्य में समान हो, रचना में असमान हो या फिर रचना और कार्य दोनों में आपके समान हो। तो समजात अंग आपके कौन से कहलाते हैं? जो क्या हो, आपके रचना में समान हो। यहाँ पर नीचे आप देखें और तमाम जानकारी आपको दी गई है। ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर बाह्य आकार में भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहा जाता है और इस गुण को समजातता कहा जाता है। तो समजात अंग ध्यान रखेंगे। समरूप अंग आपके क्या होते हैं? समरूप अंग वे अंग हैं जो शारीरिक तथा उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न तथा असंबंधित होते हैं किंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, तो इनको समरूप अंग कहा जाता है। इन दोनों पर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जीन है यकृत का एक भाग होता है, आरएनए का एक भाग होता है, क्रोमोसोम का एक भाग होता है या फिर डीएनए का एक भाग। तो जीन क्या है आपका? डीएनए का एक भाग होता है। यहाँ पर नीचे आप देखें, डीएनए वो अति सूक्ष्म संरचना है जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। जीन वंशाणु या फिर पैतृक कहलाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती है सेबम, म्यूकस, आंसू या फिर पसीना। तो लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती हैं? आंसू स्त्रावित करती हैं। सी वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, आंसू ग्रंथियां प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण पर स्थित होती हैं जो जल सदृश द्रव स्त्रावित करती हैं, जिसे आंसू कहते हैं। यह धूल, जीवाणु आदि से हमारी आंखों की रक्षा करती हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता का नियम के जन्मदाता कौन है? डार्विन, बेलेस, मेंडल या फिर लेमार्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? मेंडल हैं। आगे चलते हैं। अनुवांशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल अनुवांशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं द्वारा ही हुआ होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है फर्न और साइक्रस, हरे शैवाल और लिवरवर्ट, नीम और समुद्री शोक, लाइकेन और मूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषक के विश्वसनीय संकेतक कौन होते हैं आपके? लाइकेन्स और मूस। आगे चलते हैं। आगे आप देखें, लाइकेन्स और मूस वायु प्रदूषकों के विश्वसनीय संकेतक हैं क्योंकि ये प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इनकी उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति से वायु की गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग, अंगतंत्र, ऊतक या फिर कोशिकीय संरचना। तो एक विशेष प्रकार के काम करने वाले जो समूह होते हैं कोशिकाओं के, उनको ऊतक कहा जाता है। सी वाला इसका आंसर होगा। आगे आप देखें, ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल या फिर अवस्तंभ मूल, मूसला जड़ें। तो ये क्या कहलाती हैं आपकी? अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे आप देखें, अपस्थानिक जड़ निकलने के समय स्थान जैसे प्राथमिक मूल अथवा उनकी शाखाओं के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य अंग से निकली हुई जड़, मूसला जड़ों के समान ही अपस्थानिक जड़ें भी भोजन संग्रह हेतु पौधों को सहारा देने हेतु विभिन्न प्रकार से रूपांतरण हो जाती हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे, अपस्थानिक जड़ें हैं आपकी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिनियस को, एंगर को, अरस्तु को या फिर थियोफ्रेस्ट को। तो ये किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका लिनियस। ए वाला इसका आंसर है। आगे आप देखें, कार्ल लिनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे। उन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। उन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही यह आधुनिक पारिस्थितिकी के प्रणेताओं में से भी एक हैं। तो इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है आपका? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम या फिर आर्सेनिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
आर्सेनिक आपका अर्धचालक नहीं है। आगे आप देखें, जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम अर्धचालक होते हैं, तो ऊपर के तीनों आपके क्या है, अर्धचालक है, जबकि आर्सेनिक सामान्यतः अर्धचालक नहीं है, यह एक मेटालाइट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? शुष्क सेल के द्वारा, एक्सचेंज सेल के द्वारा, वोल्टाइक सेल के द्वारा या फिर फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा? तो किसके द्वारा चेंज किया जाता है? फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। डी वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप देखें, फोटोवोल्टाइक सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। जब सूर्य का प्रकाश इन सेलों पर पड़ता है तो वे इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न करते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये किस गति नियम के कारण संभव होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ये न्यूटन के तीसरे गति नियम के कारण संभव हो पाता है। आगे आप देखें, जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। यह सोचना जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हर समय दो अलग अलग वस्तुओं पर लागू होती है। गति का तृतीय नियम यह इंगित करता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करता है, तत्क्षण ही वह दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, एक अलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। तो डी वाला इसका गलत होगा। इसमें बोला गया कि दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, जबकि जब एक बड़ी चुंबक को आप दो भाग में तोड़ते हैं तो जो आपके यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल थे, जो आपके नए दो भाग बनेंगे छोटे छोटे, इनके अपने अपने नॉर्थ साउथ पोल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि साउथ पोल आपका अलग हो गया, नॉर्थ पोल आपका अलग हो गया। तो जितने भी पार्ट में आप उसे ब्रेक करेंगे, हर चुंबक के अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। आगे आप देखें, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः चुंबक बन जाते हैं तथा प्रत्येक भाग के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर भी पूछा गया है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कागज का जलना, भोजन का पचना, पानी का भाप में बदलना या फिर कोयले का जलना? तो इसमें से रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है आपकी? पानी का भाप में बदलना। ये आपकी भौतिक अभिक्रिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी सारी आपकी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर नीचे आप देखें, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है तथा जिसके गुणधर्म मूल पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, कोयला एवं कागज का जलना, भोजन का पकना आदि, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इन सब को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोयला है तत्व यौगिक मिश्रण या फिर कोई नहीं? तो कोयला इनमें से आपका क्या होता है? कोयला आपका तत्व होता है। अब तत्व आपके क्या होते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो आपके पदार्थ बनते हैं उनको तत्व कहा जाता है। तो ये थे टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। इसके पहले जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं उनको जाकर आप देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से। तो वहाँ पर तमाम वीडियो आपके पड़े हुए हैं। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के टेस्ट भी वहाँ पर आपके डले हुए हैं और कुछ आपके थ्योरेटिकल वीडियो हैं। तो उन सबको जाकर भी आप देख सकते हैं। थ्योरी वाले वीडियो की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन पर जाकर उन्हें भी आप देख सकते हैं और आगे और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर अपलोड की जाएंगी। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।